साथियों, फिर हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक नया वीडियो लेकर। ये वीडियो आपके हिंदी और उर्दू दोनों लैंग्वेज को ध्यान में रखकर बनाया गया है और ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। इस वीडियो में हम आपको जो शब्द चिन्ह होते हैं उनके बारे में बताएंगे। उर्दू के लिए तो काफ़ी अच्छा है और कभी कभी हिंदी में भी वाक्यों में चिन्ह देकर पूछ लेते हैं, ये कौन सा वाक्य है, प्रश्नवाचक है, कौन सा है, इसके बारे में पूछ लेते हैं, तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। दोनों विषयों को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको शब्द और चिन्ह, जो शब्द के आगे चिन्ह लगते हैं, उनके बारे में आपको बताएंगे। उर्दू में तो ये ज़्यादातर पूछा जाता है। मैंने बाकी अदर स्टेट के एग्ज़ाम देखे, उसमें तो इसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। 2 सवाल आते हैं, चाहे आप उत्तराखंड का देख लीजिए, चाहे राजस्थान का आप देख लीजिएगा, रीट देख लीजिएगा, आप चंडीगढ़ का देख सकते हैं, उसमें भी ऐसे ही है। आप हरियाणा का भी देख सकते हैं, उसमें भी दिया है, पंजाब में भी दिया है, मैंने देखा उनका। ज़्यादातर ये शब्द चिन्ह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस बार जब सिलेबस में है और बहुत ही निर्देश सख्त दिए हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर बनाया जाए, तो उम्मीद करता हूँ कि जो सिलेबस है उसमें से एक एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। बहुत से साथी हैं जो तनकीद में महारत हासिल है उनको। एक साथी हमारे इस चैनल पे ऐसे हैं जुड़े हुए, उन्होंने सोच रखा है कि हमें एक अनलाइक तो करना ही करना है। तो मैं देखता हूँ कि एक अनलाइक होता है, बाकी सब लाइक होते हैं। तो शायद मुझे मेरा वीडियो उनको अच्छा ना लगता हो। मैं उनसे चाहूँगा कि वो मशवरा दें कि किस तरीके से वीडियो बनाए जाएं ताकि आपकी जहन में अच्छी तरीके से फंसे। उम्मीद करता हूं कि उन्हें भी कभी ना कभी मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वो अनलाइक से लाइक पर ज़रूर आएंगे। कोई भी काम करते हैं तो उस पर तनकीद तो होना लाजमी होता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ की तनकीद होती तभी हम सीखते हैं और इंशाअल्लाह हम भी तनकीद के ज़रिए ही सीखेंगे। आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, आप लोग एक एक दिन में 500-500 लोग, 600-600 लोग, 800-800 लोग देख रहे हैं वीडियो को, लेकिन जब मैं लाइक को देखता हूँ तो अफसोस होता है कि सिर्फ 40, 42, 46, 55, 60 एक दिन का ये स्कोर है। कभी कभी तो 36 रह जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, इतना तो कर ही सकते, उसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता है। 70% मैंने सिलेबस आपका समझा दिया है, 30% और बचा है। सोचता हूँ उसके बाद मैं आपको कोई टेस्ट मुहैया कराऊंगा ताकि उससे आपको तैयारी का अंदाज़ा लगता रहे। लेकिन मैंने देखा जितने बाकी यूट्यूब चैनल हैं उन पर बाकी जो उर्दू के अलावा जो सब्जेक्ट हैं उन पर देखते हैं, अगर जो भी देखते हैं तो उतने उनके लाइक भी होते हैं। लेकिन ख़ास बात है इस उर्दू चैनल पर जो है, ये उम्मीद करता हूँ ये पहला उर्दू चैनल है जो आपको हिंदी और उर्दू के ज़रिए आपको टेट की तैयारी करा रहा है। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम कुछ नहीं तो लाइक करके, लाइक तो बनता ही है। अगर वाकई में कुछ गलती कर रहा हूँ तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि सर आपकी ये गलती है, इसलिए लाइक करने का दिल नहीं होता है, तो इंशाल्लाह मैं और अच्छा कोशिश करूँगा। बहुत से साथी बहुत तारीफ़ भी करते हैं, उनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। मैं तो बार बार कहता हूँ कि मेरी आप कमियाँ बताते रहें, जिससे मैं और भी अच्छा बनाने की कोशिश करूँ, क्योंकि आपके कमेंट के ज़रिए ही हम अपने इल्म को बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो से आप हमें ज़रूर दिखाएंगे कि ये वीडियो आपका अच्छा है या नहीं अच्छा है। तो हम इस वीडियो पर देखेंगे कितने लाइक मिलते हैं, कितने व्यूज़ हुए और कितना मुझे लाइक मिला। तो आइए देखते हैं, ये उर्दू हिंदी के शब्द चिन्ह हैं जिनको रमूज़ और काफ कहते हैं। इन पर बात करेंगे तो सबसे पहले हम आपको उर्दू में समझाएंगे, क्योंकि हमारा उर्दू लिटरेचर चैनल है, तो हम पहले उर्दू की बात करेंगे, बाद में हिंदी की बात करेंगे। मैं चाहता तो हिंदी से उर्दू में समझाता, लेकिन मुनासिब नहीं समझा, इसलिए मैं पहले आपको उर्दू से समझाने की कोशिश करूँगा। जो साथी मेरा ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत साथी हैं जो बिना सब्सक्राइब करे हुए चैनल देख रहे हैं,
उम्मीद करता हूँ आज मेरे कहने पे ज़रूर वो सब्सक्राइब करेंगे। अगर वाकई में आप मेरा चैनल के वीडियो देख रहे हैं तो आपका हक बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप किसी चीज़ से कोई फ़ायदा लेते तो आप उसके लिए भी कुछ ना कुछ फ़ायदे के लिए सोचेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब से ना तो कोई आपसे चार्ज कट रहा है ना कुछ हो रहा है। तो अगर वाकई में आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लाइक आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें। तो मैं बताऊंगा रमूज़ और औकाफ। रमूज़ और औकाफ वो अलामत है जिनके लगवाने से जुमले के मुख्तलिफ एज्जा को सही तौर पर समझा जा सकता है। सही नस्र लिखने के लिए इन अलामात का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। इन अलामात को लगाने से इबारत को समझने और उसके माने समझने में कोई वक्त दिक्कत नहीं होती है। ये अलामत जो है वो दर्जेल है, यानी कि निम्नलिखित है। मतलब शब्द चिन्ह वो चिन्ह हैं जिनके लगाने से वाक्य के जो अलग अलग टुकड़े होते हैं, प्रकार होते हैं वाक्यों के, उनको अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। ठीक गद्य लिखने के लिए इन का लगाना भी आवश्यक होता है, क्योंकि इन चिन्हों को लगाने से जो इबारत यानी कि जो लेख होता है उसको हमें समझने में और उसके माने को समझने में कोई दिक्कत नहीं होती, और आसानी से समझ जाते हैं कि ये कोई सवाल कर रहा है या कोई जवाब दे रहा है। तो जो भी चिन्ह लगाए जाते हैं वो इसी के लिए लगाए जाते हैं। कौन सा संयुक्त है, कौन सा एकल है, तो ये मिश्र वाक्य है, ये सब इससे हम जानकारी मालूम कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, हल्का सा कॉमा लगाते हैं। कॉमे आपने हमेशा सुना होगा, कॉमा ये तो सुना ही होगा। कॉमा चाहे हिंदी हो उसमें भी आप कॉमा ही कहते हैं। तो ये जो कॉमा होता है, जैसे कोई चीज़ लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा बकरी, भैंस, घोड़े, तो हम क्या करते हैं, कॉमा लगा के चलते हैं। मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा हूँ इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉमा जो हम लगा के चलते हैं। अब कॉमा तो आपको याद में है, जहन में है, लेकिन आपको उसका उर्दू नहीं मालूम है। तो आप इसको इस तरीके से याद करिएगा कि इसको सिक्ता कहते हैं। तो ये पहला है, कॉमा को सिक्ता कहते हैं। फिर होता है सेमी कॉलन, मतलब छोटा, उसको कहते हैं वक्फ। टुकड़ों में जैसे बात करते हैं, जब लगाते हैं तो उसको वक्फ कहते हैं। ज़्यादातर आपसे ये कॉमा वाला पूछा जाएगा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है हो सकता है सब आप ना याद कर पाएँ, तो जो मैं बताऊं उनको ज़रूर याद करके जाइएगा। वक्फा मतलब रुकना। कॉलन आपने देखा होगा, दो बिंदी रख दी जाती हैं, जैसे आह की बिंदी होती हैं, इसको रावित कहते हैं, रावता। उसके बाद कॉलन या डैश, डैश हम लोग लगाते हैं, इसमें बिंदी के साथ डैश होता है। ये दिखाई दे रहा होगा, इसमें 4 नंबर पे क्या निशान है। दूसरा आपका फुल स्टॉप देखिए। अब इसमें ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहला बताया इम्पॉर्टेंट सिक्ता यानी कॉमा आता है, दूसरा वक्फ सेमी कॉलन ये आता है, और तीसरा आपका ख़त्मा यानी कि फुल स्टॉप। ये बहुत पूछा जाता है, ये बहुत पूछा जाता है। इसमें हम उसमें लगाते हैं डंडा पूरा, बड़ा की मात्रा जैसे तरीके से काट के लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह जो नीचे दिया जाता है, बीच में नहीं नीचे दिया जाता है, उसको पूर्ण विराम कहते हैं। हिंदी में इसको कहेंगे पूर्ण विराम। निदाइया फजाइया जैसी कोई ऐसी बात कही जाए, हाय तो वो लगता है, तो उसको निदाइया फजाइया कहते हैं। इसको ही पूछ लेते हैं, तो उसमें पूर्ण विराम के नीचे एक बिंदी होती है, तो ये निदाइया या फजाइया होता है। तो निदाइया और फजाइया जैसे मैंने बताया, अब उस पर मैं वाक्य के ज़रिए आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो वाक्य के ज़रिए अगर समझाऊँ तो जैसे ये जुमला आ जाएगा, वो और रहम, तो उस पर ये क्या लग जाएगा, निदाइया फिजाइया वाला डैश लगेगा। उसकी उम्मीद फजूल है, वो और रहम कहने लगा ऐसी चीज़ सोचने वाली, अरे वो गया, उसे क्या हुआ,
कुछ ऐसी बात जिससे ऐसी आवाज़ मालूम हो तो उसको निदाइया या फ़जाइया कहते हैं। तो ये सवालिया, देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपका जो इम्पॉर्टेंट है वो हो गया है चौथा। तो सबसे पहले सिक्ता, ध्यान रखिएगा जो मैं बार बार बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने बता ही दिया वक्फा, यानी कि रुकना। उसमें होता है क्या, छोटा ठहराव सिक्ता में, कॉमा में, और इसमें सेमी कॉलन में होता है ठहराव। और आपका होता है राब्ता, राब्ता नहीं, राब्ता है, इसका मतलब होता है मिलाने वाला, एक दूसरे को क्या होता है, मिलाने वाला। जैसे तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, नेमत है यानी कि अल्लाह की नेमत है, तो तंदुरुस्ती को हम क्या करते हैं, उसके बीच में लगा देते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं, ख़त्मा का बता दिया, फुल स्टॉप का आपको बता दिया। जब तबीयत ख़राब होती तो कोई काम नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये, मुझे लगता है कि थोड़ी दिक्कत आ रही है उर्दू का पहले जानने में, क्योंकि बहुत से साथी हैं जिनको हो सकता पहली बार ही ये देख रहे हों। तो चलिए पहले मैं आपको हिंदी के बारे में बता देता हूँ। मैंने दोनों को बनाया है। देखिए हिंदी में जो क्रम होते हैं वो आपके कितने हैं, 13 हैं। तो इनमें से मैं दिखा दूँ आपको हिंदी में विराम चिन्हों का जो इस्तेमाल होता है, जैसे पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम की बात आती है तो इसको हम कहते हैं ख़त्मा हिंदी में, उर्दू में। पूर्ण विराम हिंदी में होता है, उर्दू में हम उसको ख़त्मा कहते हैं, यानी कि ख़त्म हो गया, एंड कहीं पे। तो जैसे गज़ल गाई जाती है, तो ये वाक्य ख़त्म हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण विराम। अब हमने वहाँ पर बात की थी किसकी, वक्फ़ा की। वक्फ़ा यानी कि आपका अर्ध विराम होता है, जिसमें एक कॉमा होता है, एक पॉइंट होता है। हिंदी में ऐसे होता है, उर्दू में पलट जाता है, ऊपर पहुंच जाता है। ये देख रहे होंगे सिंबल, बहुत अच्छी तरीके से सिंबल देखिए। उसमें क्या करना है, सीधे पलटना है। जो कॉमा है वो ऊपर जाएगा, बिंदी है वो नीचे आ जाएगी। उसके बाद अल्प विराम, अल्प विराम इसमें 3 नंबर पे है, तो उसमें अल्प विराम को कहते हैं सिक्ता। अल्प विराम को क्या कहते हैं, सिक्ता, मतलब छोटा सा ठहराव। फिर उसके बाद जैसे इसमें आया प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक को हम कहेंगे सवालिया। क्या कहेंगे, सवालिया निशान। अब आइए देखते हैं विस्मयाबोध, विस्मय सूचक या विस्मयाबोधक। ये आप हिंदी में बार बार पूछा जा रहा है, और उर्दू में इसको कहते हैं फजाइया या निर्दाइया। तो आप सिंबल पर ध्यान रखिएगा, सिर्फ पलटना है, उल्टा होता है ये। उर्दू में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो विस्मय सूचक, अब आपको फिर से इतना याद कर दूं, पूर्ण विराम या तो ख़त्मा, अर्ध विराम वक्फ, अल्प विराम सिक्ता, प्रश्नवाचक सवालिया, विस्मय सूचक आपका क्या हो जाएगा, फिजाइया या निदाइया। उद्धरण यानी कि एग्जाम्पल, क्या होगा, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में आपके 2 कॉमा लगते हैं, छोटे छोटे, जैसे कोई चीज़ एग्ज़ाम दे दिया तो उसको हम 2 कॉमा लगा देंगे, तो उसको हम उर्दू में कहेंगे वावन, वाविन। क्या कहेंगे, वाविन, बाव अलिफ बाव ये नून। ये दिखा देते हैं एक बार हम, ये होगा इन्वर्टेड कामा जो है, इसको कहते हैं वाविन। इन्वर्टेड कामा को हम हिंदी, इसको इंग्लिश में याद कर लेंगे। इन्वर्टेड कामा जो होता है, जिसको हम कहते हैं उद्धरण, मतलब उदाहरण के तौर पर कोई चीज़ लिखा जाती है तो उसको इन्वर्टेड कामा कहते हैं, और इन्वर्टेड कामा को हम उर्दू में कहते हैं वावन। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आपका हिंदी में आता है, हिंदी से ही आपको समझाऊंगा, योजक चिन्ह। क्या होता है, योजक, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी में कोई बात कहना, तो इसका उर्दू में तो ये चिन्ह जो है आपका उर्दू में नहीं है, क्योंकि उर्दू में सिर्फ 10 रमोज़ औकाफ होते हैं और हिंदी में आपके 13 हैं। तो इसको मैं नहीं बताऊंगा, ये योजक चिन्ह आपका हिंदी में है, लेकिन हिंदी में बता दूं, जैसे कोई समानार्थी शब्द लिखे जाते हैं, सुख दुख,
ये तो भी अपोजिट है, लेकिन इसमें भी आप ये लगा सकते हैं जीवन मरण, दूर दूर, पास पास या दूर पास, ये इस तरीके से लिखते हैं। मतलब समानार्थी और विलोम शब्द में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। कोष्ठक, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको भी आप किससे याद करेंगे? कोष्ठक को आप याद करिएगा ब्रैकेट से, क्योंकि जब ब्रैकेट से आप याद करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से, ब्रैकेट माने होता है कौसीन। क्या होता है? कौसीन। आपको बताना चाहूँगा, जैसे ये मैंने हिंदी में लिखी है, इसके जस्ट आप ये जगह जो खाली है इस तरीके से आप एक टेबल बना लीजिएगा, उसमें जो पूछा जा रहा सिंबल यही रखिएगा और उसी के ज़रिए आप जो है इसमें अपना लिख लीजिएगा कि इसको क्या कहते हैं। ठीक है, 10वें सिंबल में आ जाएगा, ये इसकी जगह है, तो इसको आप कर लीजिएगा, अपने आप नोट कर लीजिएगा, इसको लिखिएगा इसी तरीके से, आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट, और ब्रैकेट को उर्दू में कहते हैं कौसीन। आगे है हंस पद या त्रुटिबोधक। मतलब वाक्य लिखते शब्द, कोई शब्द या अंश छूट जाता है तो इस चिन्ह को लगाकर उस छूटे हुए शब्द को लिख देते हैं। जैसे राम घर पर बांसुरी बजाता था, बांसुरी छूट गया तो आप क्या करेंगे, एरो का निशान बना के आप उसको लिख देंगे। एरो का निशान देख रहे हो ऊपर के लिए, ऊपर एरो, बीच में एरो बना देंगे, ऊपर लिख देंगे बांसुरी, तो उससे हो जाएगा। ये भी हमारे उर्दू में नहीं है। रेखांकन, ये भी हमारे जो है वो उर्दू में नहीं है। लाघव चिन्ह, ये पॉइंट है लाघव चिन्ह का, ये किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में प्रयोग करना। जैसे आपको लिखना है डॉक्टर, प्रोफेसर, तो इसके लिए जैसे नहीं डा बना के हम पॉइंट रख देते हैं, तो ये होता है लाघव चिन्ह। अब देखिए अगला है लोप चिन्ह। ये क्या है? लोप चिन्ह है। इसमें क्या होता है, जैसे कोई चीज़ लगातार छूट गई, उसको वही पढ़ लो, रिपीट कर लो, तो ये जो है आपका पॉइंटों में कर दिया जाता है। तो ये हमारे थे आपके हिंदी के। अब इसी तरीके से देख लीजिएगा, इसमें 10 हैं चिन्ह, उधर से याद करिएगा। सिक्ता को क्या कहते हैं बताइएगा? सिक्ता को कहते हैं, बताइए। अल्प विराम। क्या कहते हैं? अल्प विराम, यानी कि कॉमा। वक्फ को क्या कहते हैं? सेमी कॉलन। इसके मतलब अर्ध विराम। अल्प होता है, फिर अल्प होता है, फिर पूर्ण होता है। तो इसको आप चाहें तो हिंदी में लिखते, यहाँ पर अगर पूर्ण करेंगे तो क्या आ जाएगा? ख़त्म आ जाएगा, यानी कि फुल स्टॉप आ जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट के तरीके से आप लिख भी सकते हैं। निदाइया फजाइया को क्या कहते हैं? विस्मयावाचक शब्द, विस्मया या विस्मया बोधक। सवालिया क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक। खत को क्या कहते हैं? डैश, यानी कि कोई निर्देशक शब्द आता है, निर्देशक, निर्देश देना। जैसे जब किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए कथन को कहना हो, तो टूटे हुए विचारों को जोड़ना हो, या किसी के बाद कवि या लेखक का नाम लिखना हो, तो जैसे अमृत, फिर उसके बाद डैश दे दिया, तुम कहाँ जा रहे हो, कमल तुम कहाँ जा रही है। मैं हिंदी का दिखा रहा हूँ, तो हिंदी में ही आपको बता रहा हूँ उसको हिंदी का किस तरीके से आएगा। बाकी इसमें आप ले सकते हैं हामिद, फिर रुक जाओ, कल पढ़ने नहीं आए थे, तो ये वहाँ पर क्या होगा? खत। कौसीन ब्रैकेट, मजहूल ब्रैकेट यानी मिडिल ब्रैकेट, ये आपका अलग से है। ये ब्रैकेट के बाद का ब्रैकेट होगा। अपने अगर मैथ पढ़ी होगी और पढ़ रहे होंगे, क्योंकि मैथ भी 3 सवाल आएंगे उसमें, ये बड़ा ब्रैकेट होता है। उसके बाद उससे बड़ा होता है स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये चीज़ें आपके उसमें आती हैं कोष्टक में। इनमें क्या होता है? तीनों। हिंदी में क्या है, ये चीज़ जब आएगी तो आप इसमें सिर्फ कोष्टक लिखेंगे, उसी में ये तीनों ब्रैकेट आ जाएंगे। यहाँ पर इन्होंने अलग अलग कर दिया, इसीलिए 2 ये फालतू हो रहे हैं। 52 मानी मतलब इन्वर्टेड कामा, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अंडरलाइन करना किसी को, तो इसको आप कर सकते हैं निर्देशक कह सकते हैं हिंदी में। ये चीज़ें हो गई, तो इनका कोई तरीका नहीं है
मैंने आपको बता दिया। इसका एक तरीका है, जो हिंदी की टेबल बनी है उसको आप पहले कॉपी पे बनाएं, क्योंकि उसमें सिंबल भी अच्छी तरीके से आप बनाएं। उर्दू में सिंबल थोड़ा लग रहे हैं, सिर्फ उर्दू में उल्टा करना है। और उसमें आपको क्या करना है, इन उर्दू जो दिए गए हैं उसमें जगह छूटी है, देखिए आप वीडियो में ये जगह छूटी है, इसके इधर साइड में लिख लेंगे। जैसे यहाँ पूर्ण विराम है तो ख़ात्मा लिख लेंगे, यहाँ अर्ध विराम है तो क्या लिख लेंगे, वक्फ लिख लेंगे, यहाँ अल्प विराम है तो क्या लिख लेंगे, सिक्ता लिख लेंगे, और यहाँ पर प्रश्नवाचक है 4 नंबर तो क्या लिख लेंगे, सवालिया लिख लेंगे। ये विस्मय सूचक है, देखो बहुत जल्दी याद होता है आसानी से। विस्मय सूचक है, यहाँ पर क्या लिख लेंगे, फजाइया नदाइया लिख लेंगे। और देखिए ये जो आपका दे रहे हैं उदाहरण, मतलब उदाहरण देने पर तो आप इसको वाविल लिख लेंगे, यहाँ वाव वाली वाव वे ये नून। और उसके बाद आप देखिए योजक चिन्ह में नहीं है, कोष्टक में आप ब्रैकेट लिख लेंगे। बाकी ये छोटा ब्रैकेट है, फिर उससे बड़ा मिडिल ब्रैकेट होता है, और उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद आपका होगा बड़ा ब्रैकेट, मतलब उसको क्या लिखेंगे, कौसीन, बड़ा ब्रैकेट को कौसीन कहेंगे। ये हो गया। उसके बाद हंस पद आपके में है नहीं, रेखांकन आपका चाहे योजक से समझ लीजिए वो भी इसमें नहीं है, लेकिन इसमें या तो जंजीरा लिख सकते हैं, लाघव चिन्ह भी नहीं है, और आपका लोप चिन्ह भी नहीं होता है। आपको फिर बताना चाहूँगा, इस टेबल में आप ज़रूर इसको लिख लीजिएगा और आसानी से याद हो जाएंगे। इसके इम्पॉर्टेंट हैं पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मय सूचक, और आपका कौसीन यानी कि कोष्टक, ब्रैकेट। और बस ये 5 अगर आप याद कर लेते हैं, इन्हीं 5 में से बार बार पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा ये जो वीडियो बनाया गया है आपको अच्छा लगेगा। अगर कोई दिक्कत आती इस सवालों में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं दोबारा अच्छी तरीके से एक टेबल बनाकर और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़।